डियर स्टूडेंट, कैरेक्टराइजेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योग्राफी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ। आज जो है कुछ और पहाड़ियाँ बची हुई हैं, तो उनको जल्दी से हम देख लेते हैं। और कल जो क्लास होगी वो प्लेटू पर होगी, यानी पठार पर होगी। तो कुछ पहाड़ियाँ हैं जो मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ हो चुकी हैं, कुछ पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं और कुछ पहाड़ियाँ आपको तटीय पहाड़ियाँ पढ़नी हैं, वो आप देख लीजिए। तो मैं एक फिगर बना रहा हूँ और पहाड़ियाँ देखती है, आप पहाड़ियाँ देखिएगा। बहुत ज़्यादा डाटा इसमें आपको पेन डाउन नहीं करना है, बस आप ये फिगर देख लीजिएगा। देखिए, ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रायद्वीपीय भारत में कुछ इस तरह ये कुछ इस डायरेक्शन में आपको दिखेगा महाराष्ट्र। और इसी महाराष्ट्र के ऊपर अगर आपको कल वाली क्लास याद हो तो कल मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूरब में है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पश्चिम में है गुजरात और इसके उत्तर पश्चिम में जो है वो राज्य है क्या, राजस्थान। मध्य प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ। और अपनी सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है, गुजरात के साथ। ध्यान दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण ये आपको मिलेगा कौन सा, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कुछ पहाड़ियां हैं, उनको आप डायरेक्शन समझिएगा। महाराष्ट्र में यहाँ एक पहाड़ी है कुछ इस तरह, और इस पहाड़ी का नाम है बालाघाट पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, बालाघाट पहाड़ियां। और अगर आपको पश्चिमी घाट वाला टॉपिक याद हो, ईस्टर्न रेंज पश्चिमी घाट याद हो, तो यहाँ मैंने आपको एक पहाड़ी पढ़ाई थी और इस पहाड़ी का नाम है हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। और इन हरिश्चंद्र पहाड़ियों के ऊपर यहाँ एक चोटी थी, इस चोटी का नाम था कलसूबाई। और इसके दक्षिण एक चोटी थी, इस चोटी का नाम था महाबालेश्वर चोटी। फिर से ध्यान दीजिए, ये है बालघाट या बालाघाट पहाड़ियाँ और ये है हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। और ये एक चोटी है जिसका नाम कलसूबाई है। अगर आपको पश्चिमी घाट याद हो तो पश्चिमी घाट में मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कुछ इस तरह आपको बताया था पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी घाट का विस्तार, ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक। और इस पश्चिमी घाट को दो बराबर भागों में बांट देता था, कौन सा, 16 अक्षांश रेखा। और पश्चिमी घाट के उत्तर वाले भाग को उत्तरी सहादरी और इस 16 अक्षांश के नीचे वाले भाग को दक्षिणी सहादरी कहा जाता था। और उत्तरी सहादरी की सबसे ऊंची जो चोटी थी वो कलसूबाई थी, इसी का नाम था कलासूबाई। कलासूबाई ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पश्चिमी घाट में। 1646 मीटर ऊंचा है ये, 1646 मीटर ऊंचा है ये। क्या है ये, कलसूबाई है, कलसूबाई। और ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। किस पहाड़ी में स्थित है, हरिश्चंद्र पहाड़ी में स्थित है। और किस रेंज में स्थित है, यानी किस श्रेणी में स्थित है, तो भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। किसके, पश्चिमी घाट में। अब बच्चे इसी पहाड़ी से, इसी कलसूबाई से एक नदी निकलती है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसी नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी। अभी जब नदियां पढ़ाऊंगा तो इसकी विशेषता मैं आपको बताऊंगा। यहीं पर इसी कलसूबाई पहाड़ियों के ऊपर एक स्थान है त्रबक्कम नामक स्थान, नासिक में। वहीं से प्रायद्वीपीय भारत की, अगर आपको प्रायद्वीपीय भारत याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि कर्क रेखा के नीचे वाला भारत प्रायद्वीपीय भारत है और कर्क रेखा के नीचे वाला भारत दक्षिण भारत है। सॉरी, कर्क रेखा के नीचे वाला भारत प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत और कर्क रेखा के ऊपर वाला भारत उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया कहलाता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो हरिश्चंद्र पहाड़ियों में कलसूबाई चोटी के पास त्रबक्कम नामक स्थान से गोदावरी निकलती है। और ये जो महाबालेश्वर चोटी है, इसी महाबालेश्वर से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है कृष्णा।
इस नदी का नाम क्या है? कृष्णा। अब कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम हरिश्चंद्र पहाड़ियों में महाबलेश्वर चोटी से होता है। अब अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप कल्पना कर पाएं, तो आप अगर ये बात ठीक से समझ पा रहे हैं आप, तो अगर हम इस हरिश्चंद्र पहाड़ियों को हटा दें तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि गोदावरी कृष्णा की सहायक हो जाएगी। ध्यान दीजिए आप, ऊपर गोदावरी है, नीचे कृष्णा है, बीच में हरिश्चंद्र पहाड़ियां हैं। तो जब आप किसी अच्छे लेवल का एग्जाम देंगे तो हरिश्चंद्र पहाड़ियां तो पूछी जाएंगी, छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस राज्य में स्थित हैं। आप तुरंत बता देंगे कहाँ स्थित है ये, महाराष्ट्र में। लेकिन जब आप अच्छे एग्जाम देंगे, लेवल का कोई एग्जाम देंगे, तो वहाँ पूछा जाएगा कि हरिश्चंद्र पहाड़ियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो विचार करने के लिए क्या है, पहले चीज समझिए बच्चे, ये है तट, ये है तट। अभी मैं आपको तट पढ़ाऊंगा। ये है तट, महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है। तो हरिश्चंद्र पहाड़ियां कोंकण तट पर स्थित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हरिश्चंद्र पहाड़ियां दो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों के बीच जल विभाजक हैं, कृष्णा और गोदावरी। अगर ये हरिश्चंद्र पहाड़ियां नहीं होती तो गोदावरी कृष्णा की सहायक नदी होती। ध्यान दीजिए, अगर ये हरिश्चंद्र पहाड़ियां हम हटा दें तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि गोदावरी का प्रवाह कुछ इस तरह हो सकता है और गोदावरी कृष्णा की सहायक हो सकती है। लेकिन बीच में क्या आ गया, हरिश्चंद्र पहाड़ियां आ गई। और हरिश्चंद्र पहाड़ियों के आने के कारण, यानी हरिश्चंद्र पहाड़ियां क्या हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं, तटीय पहाड़ियां हैं, और गोदावरी और कृष्णा के बीच क्या है, ये जल विभाजक हैं। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश के लगभग मध्य प्रदेश तक एक पहाड़ी है जिसका नाम है बालाघाट पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, बालाघाट। तो ये हो गया हरिश्चंद्र पहाड़ी और ये क्या है, बालाघाट पहाड़ी। ठीक है। महाराष्ट्र के जब आप पूरब जाएंगे, पूर्वी भाग में, जब महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में आप आएंगे तो महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में एक पहाड़ियां है, विश्व प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं। बैंड बाजा अगर आपका बज गया तो जब आपको कभी हनीमून मनाने का मौका मिलेगा, या अब हनीमून मनाने का मौका कब मिलेगा, जब आप कैरियर जंक्शन के साथ जुड़ेंगे, हमसे पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो फिर आगे गाना सुना होगा अक्षय कुमार वाला, ठीक है। आप अगर कैरियर जंक्शन के टीचर को झेल ले जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई झेलने वाला आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप एक पहाड़ियाँ बता दे रहा हूँ, यहीं जाइएगा, इसका नाम है अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता श्रेणियाँ विश्व धरोहर है। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। अति खूबसूरत स्थान है, पर्यटक स्थल है। चित्रगुप्त काल की 29 गुफाएं बेटा सजीव के रूप में बहुत ही खूबसूरत स्थान है। वाकई में आप इन्हें जन्नत बोल सकते हैं। गुप्त काल की, बौद्ध काल की जो स्ट्रक्चर हैं, जो उनकी बनावट थी, जो उनकी हस्तलिपियां थी, पूरी पहाड़ियां ये हस्तलिपियों से इनको चीनी मारकर गढ़ा गया है। और ये पूरी पहाड़ियों में आपको अनेक प्रकार के मंदिर, गुप्त काल के जो बेहतरीन चित्रकला थी वो, और बौद्ध धर्म के बेहतरीन शिल्पकलाएं आपको देखने को मिलेगी। इसी धरोहर को जिंदा रखने के लिए इसी, यानी ये इसमें क्या है, 29 गुफाएं। ध्यान दीजिएगा, अजंता पहाड़ियों में 29 गुफाएं हैं, और ये 29 गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं, अपने गुप्त काल के चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। और इन्हीं गुफाओं को, इन्हीं अजंता श्रेणियों को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। अति खूबसूरत स्थान है, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइए, यहाँ देखिए अजंता की गुफाएं। इसी अजंता की गुफाओं के जैसे आप 100 किलोमीटर दूर जाएंगे और एक खूबसूरत सा स्थान मिलेगा जिसका नाम होगा आपको एलोरा की गुफाएं। और आपने नाम सुना होगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं, और ये दोनों विश्व धरोहर हैं, और दोनों भारत के सांस्कृतिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भारत के वैदिक काल की सांस्कृतिक सभ्यताओं की चित्रकलाएं आपको इन गुफाओं में देखने को मिलेंगी। ये बताता है कि हमारी संस्कृति सभ्यताएं हैं वो कितनी पुरानी और कितनी विकसित हैं, उनका असल रूप आपको यहीं देखने को मिलेगा। आप जाकर देखिए, आप एक कल्पना कीजिए कि उस वर्क के जो वर्कर थे, जो डिजाइनर थे, वो उन पहाड़ियों को गढ़ डालते थे। तो अजंता और एलोरा की गुफाओं को गढ़ दिया गया है चित्रकलाओं से, अति खूबसूरत हैं। और ये सब के सब कहाँ हैं? अजंता और एलोरा महाराष्ट्र में, बालाघाट महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर ये पहाड़ियाँ?
महाराष्ट्र में है। हरिश्चंद्र पहाड़ियों में के उत्तर है कलसुबाई चोटी, हरिश्चंद्र पहाड़ियों के दक्षिण में दिखेगा आपको महाबलेश्वर चोटी। यहाँ से गोदावरी नदी निकलेगी और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसका नाम क्या होगा, कृष्णा। और गोदावरी और कृष्णा के बीच कौन सा जल विभाजक है, गोदावरी और कृष्णा के बीच हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ क्या हैं, जल विभाजक हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कुछ थोड़ा सा और डाटा। और ये डाटा जो है आपको काम आएगा कुछ जब हायर लेवल का एग्जाम देंगे, जैसे यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस यानी एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। भारत की तटीय पहाड़ियाँ जरा देखिएगा, तटीय पहाड़ियाँ, भारत में जो तटीय पहाड़ियाँ कैसे हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भारत का तटीय मैदान। जो बच्चे हमसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अगर पूरा सिलेबस देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, तटीय पहाड़ियाँ। हालांकि मैं अभी आपको जब बंदरगाह पढ़ाऊंगा तो एक बार तट का विस्तार भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। चलिए देखिएगा, तटीय पहाड़ियाँ बच्चे, ये हो गया अरब सागर, इधर है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और इनके बीच जो मैदान मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तटीय मैदान, ध्यान दीजिएगा, तटीय मैदान पढ़ा चुका हूँ आपको, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब हम लोग पढ़ेंगे तटीय पहाड़ियाँ, ध्यान दीजिएगा, तटीय पहाड़ियाँ, तटीय पहाड़ियाँ। देखिए तो सबसे पहले तट का नाम आप जान लीजिए कि कौन कौन से तट का नाम क्या क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक आप आइए, यहाँ बच्चे एक जगह है, एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम दमन है। गुजरात के कच्छ से लेकर आप दमन तक आएंगे तो इस तट को कहा जाता है काठियावाड़ तट कहा जाता है। ये कौन सा तट है, काठियावाड़। इस तट का नाम क्या है, काठियावाड़ तट। और भारत में सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात है। लेकिन बच्चे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा तट गुजरात नहीं है, सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है लेकिन सबसे बड़ा तट काठियावाड़ तट नहीं है। इस बात का अंतर आप समझिएगा अगर आपको हायर एग्जाम देना है। बच्चे क्या समझ लेते हैं, जो छोटे बुकों में लिखा होगा कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है तो इसका मतलब सबसे बड़ा तट भी गुजरात का होगा, ऐसा नहीं है। हालांकि अभी आप यहाँ देखिए, गुजरात के तट का नाम क्या है, काठियावाड़ तट है, जो गुजरात के कच्छ से लेकर दमन तक, यहाँ है दमन, ये है दमन, दमन तक आपको मिलेगा काठियावाड़ तट। और इस काठियावाड़ तट से जैसे ही नीचे आएंगे आप, दमन से, यहां से और यहां तक जब आप आएंगे गोवा तक, तो यहां गोवा तक आपको एक तट मिलेगा और इस तट का नाम होगा कोंकण तट, कोंकण। कोंकण तट, ठीक है, कहां तक, गोवा तक। ये क्या है, गोवा। इसके गोवा तक, ठीक है। इस गोवा से यहां तक क्या है, कोंकण तट। और इस कोंकण से लेकर, अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, गोवा के नीचे जैसे आएंगे आपको कर्नाटक मिल जाएगा। इस गोवा से कर्नाटक में, कर्नाटक से लेकर यहां तक जब आप आएंगे, कर्नाटक में एक जगह जिसका नाम मंगलोर है, चलिए देखिए, यहां है मंगलोर, न्यू मंगलोर, गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक। इस तट का नाम है कनारा तट। यानी गुजरात के तट का नाम काठियावाड़ तट है, महाराष्ट्र के तट का नाम कोंकण तट है, और कर्नाटक वाले तट का नाम क्या है, कनारा तट है। और बच्चे ये है कन्याकुमारी, और इस मंगलोर से कन्याकुमारी तक जब आप आएंगे तो इस तट का नाम होगा मालाबार तट। इस तट का नाम क्या है, मालाबार तट है। और यहां इधर देखिएगा, यहां पर बच्चे एक झील है, यहां पर एक झील है,
और इस झील का नाम है पुलिकट झील। इसका ज्यादातर हिस्सा, लगभग 84% हिस्सा इसका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और लगभग 16% हिस्सा आपको मिलेगा ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील स्थित है। जब झील पढ़ाएंगे तो इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग समझेंगे, जिसका नाम है पुलिकट झील। अब इस यहाँ है क्या है? कन्याकुमारी। ये क्या है? कन्याकुमारी। अब इस कन्याकुमारी से इस पुलिकट झील तक बच्चे एक तट है, और इस तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। अभी मैं जब वो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो इसकी विशेषता बताऊंगा। एक विशेषता थोड़ा सा बता देता हूं, इससे अलग डाटा हटकर आप इस बात को जरूर याद रखिएगा अगर आपका हाल ही में कोई एग्जाम है कोरोमंडल तट के बारे में। ध्यान दीजिएगा बच्चे। ये मान लीजिए कोरोमंडल तट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन से तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? तो वो कोरोमंडल तट पर होती है। इसके पीछे रीजन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए बच्चे भूमध्य रेखा है, या विषुवत रेखा है, या इक्वेटर है। ये भूमध्य रेखा है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, तो अब भूमध्य रेखा से हवाएं उठी, यानी क्लाइमेटोलॉजी उठा, अब यहां से उठेगा। तो ये बंगाल की खाड़ी है। तो जब हवाएं ऐसे जाएंगी तो यहीं पर बच्चे नीलगिरी पहाड़ियां हैं। अब ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं, ये मान ली हवाएं जा रही हैं ऐसे, नीलगिरी पहाड़ियों से टकराएंगी। तो आपने सुना होगा कि 1 जून को भारत के केरल में जो है मानसून आ जाता है। अब यहां से हवाएं पहुंचेंगी तो यहां से फिर ऐसे जाएंगी। अब इधर एरिया में बच्चे क्या पड़ जाएगा? हिमालय। हिमालय को तो क्रॉस नहीं कर पाएंगी, हिमालय तो क्रॉस नहीं कर पाएंगी हवाएं। फिर ये हवाएं लौट कर आएंगी, फिर लौट कर आएंगी तो कहाँ वर्षा करेंगी? कोरोमंडल तट पर। तो लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो इसकी जो मशीन है इसके पीछे, जो इस मैकेनिज्म है इसके पीछे, उसको समझेंगे हम लोग। ठीक, चलिए। तो ये हो गया क्या? कोरोमंडल तट। अब यहां से बच्चे पुलिकट झील से लेकर उड़ीसा में महानदी बेसिन तक, पुलिकट झील से लेकर उड़ीसा में महानदी बेसिन तक, यही भारत का सबसे बड़ा तट है, जिसका नाम है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। ठीक है, ये क्या है? महानदी बेसिन है। पुलिकट, ये पुलिकट झील है, और ये महानदी बेसिन है। यहां तक क्या है? उत्तरी सरकार तट है। और बच्चे यहीं पर पश्चिम बंगाल में यहां तक आप आएंगे तो ये भारत का सबसे छोटा तट है, जिसका नाम है उत्कल तट। इस तट का नाम है उत्कल तट। ये भारत के तट है। ठीक है, गुजरात में है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से उत्तरी सरकार तट में कौन से 2 राज्य के तटीय क्षेत्र शामिल हैं? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये हो गया तट। हमें पढ़ना क्या है? तटीय पहाड़ियां। इन तटों की अभी और विशेषता मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब बंदरगाह पढ़ाऊंगा तो इनका बहुत सारा डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए। तो अभी आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। अब पहाड़ियां आप पेन डाउन कीजिएगा, एक बात को बहुत आराम से पढ़िए, बहुत आराम से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से दीजिएगा। यहाँ बच्चे एक पहाड़ी है। अब ये गुजरात का कच्छ एरिया है, जानते ही हैं आप। तो इस गुजरात के कच्छ के एरिया में कच्छ की पहाड़ियां स्थित हैं। सबसे पहली बात आप जानिए, तो गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप में, हम प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? कच्छ को प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? बच्चे ये पूरा कच्छ का एरिया है ना,
और मैं आपको ज्योग्राफी के पहले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ कि प्रायद्वीप किसे बोलते हैं। स्थल खंड का वह भाग जो 3 तरफ पानी से घिरा होगा क्या होगा, प्रायद्वीप होगा। तो ये जो कच्छ वाला एरिया है ये 3 तरफ पानी से घिरा है, इसलिए इसको कच्छ प्रायद्वीप बोला जाता है। तो ये कच्छ प्रायद्वीप है और इस कच्छ प्रायद्वीप में क्या है, कच्छ की पहाड़ियाँ हैं। ये क्या है, कच्छ की पहाड़ियाँ हैं। अब इस कच्छ की पहाड़ियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है, भारत में भूकंप के दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जो पहाड़ियां हैं वो कच्छ की पहाड़ियां हैं। ये संवेदनशील क्यों है, क्योंकि बाबू आप जानते हैं कच्छ एक दलदली क्षेत्र है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कच्छ को लेकर पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद कैसे है, इसकी विस्तृत व्याख्या हमने पढ़ाया था 24 अक्षांश को लेकर, ठीक है। तो ये कच्छ की पहाड़ियां हैं। कच्छ की पहाड़ियां भारत में ये कच्छ प्रायद्वीप में है और क्या है, ये भूकंप के दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इस कच्छ पहाड़ियों के जैसे ही आप ठीक दक्षिण आएंगे, यहाँ एक पहाड़ी मिलेगी आपको और इस पहाड़ी का नाम है मांडुआ पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है मांडुआ पहाड़ियाँ। ये है मांडुआ पहाड़ियाँ। तो कच्छ पहाड़ियाँ, मांडुआ पहाड़ियाँ। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको तटीय पहाड़ियाँ पढ़ा रहा हूँ। तो कच्छ पहाड़ियाँ और मांडुआ पहाड़ियाँ, और इस मांडुआ पहाड़ियाँ के कुछ इस एरिया में आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा गिरनार की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, गिरनार की पहाड़ियाँ। और इन्हीं गिरनार की पहाड़ियों में बच्चे गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो विश्व में एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। गुजरात के गिर में का एशियाई शेर जिन्हें आप बब्बर शेर के नाम से भी जानते हैं, एशियाई बब्बर शेर का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान गिरनार पहाड़ियों में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित होने के कारण इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है, और ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। वही जूनागढ़ जिसको लेकर हमारे, जब आप पॉलिटी पढ़े होंगे देशी रियासतों का विलय, ये वही जूनागढ़ है जिसको हमने जन्म संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया था। यहाँ के नवाब जब पाकिस्तान से जुड़ गए थे, इसकी विस्तृत व्याख्या आप पॉलिटी वगैरह में पढ़ेंगे। ये वही जूनागढ़ है जिसको लेकर, ठीक है। तो ये जूनागढ़ है। जूनागढ़ के नवाब ही ने कहा था बच्चे कि हम पाकिस्तान से जुड़ेंगे, भारत से जुड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो जूनागढ़ में स्थित है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है गिर पहाड़ियाँ, और ये गिर पहाड़ियों में क्या स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है, जो एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। और इस गिर पहाड़ियों में एक चोटी है, ये चोटी पीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है, गोरखनाथ किस पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये है गोरखनाथ चोटी। मैं नामकरण करने का प्रयास करूंगा। ये है कच्छ की पहाड़ी, ये है मांडुआ, और ये है गिर पहाड़ी। यहां लिख दे रहा हूं गिर पहाड़ी। इस गिर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है गोरखनाथ, जिसकी ऊंचाई आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेगी। ये 1117 मीटर ऊंचा है ये, और ये गिर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है गोरखनाथ, ठीक है। तो ये हो गया गुजरात की पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ अभी पढ़ चुके हैं आप। ये है बालाघाट, ये है हरिश्चंद्र, और यहाँ एक है क्या, महाबलेश्वर। ये एक चोटी हो गया, ये क्या हो गया, बालाघाट, ये हो गया हरिश्चंद्र, और ये हो गया महाबलेश्वर, ठीक है। ये क्या है, कोंकण तट पर स्थित है। आइए कर्नाटक में, यहाँ एक पहाड़ियाँ मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ, कर्नाटक वाली पहाड़ियों का नाम ठीक से देखिएगा। यहाँ एक पहाड़ियाँ मिलेंगी और इस पहाड़ी का नाम होगा ब्रह्मगिर पहाड़ी, ब्रह्मगिर पहाड़ी। यहाँ एक पहाड़ी मिलेगी जो इसका नाम होगा चित्रदुर्ग पहाड़ी, और यहाँ एक पहाड़ी जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ जिसका नाम है बाबा बूदन। बाबा बूदन पहाड़ियाँ, अगर आपको याद हो तो इन्हीं बाबा बूदन पहाड़ियों में कुंदरे में चोटी पढ़ा चुका हूँ मैं। बाबा बूदन पहाड़ियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा एक बार फिर बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। भारत में कहवा यानी कॉफी का पहला बीज, पहला पौधा जो लगाया गया था वो इन्हीं बाबा बूदन पहाड़ियों में लगाया गया था। तो ये बाबा बूदन पहाड़ियाँ
कहवा उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहवा, भारत में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ियों में होता है। किस तट पर है ये? किनारा तट पर है। किस तट पर है ये? किनारा तट पर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब नदियां पढ़ाऊंगा इन पहाड़ियों का मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा काम आएगा। फिर देखिए, ब्रह्मगिर, चित्रदुर्ग और बाबा बुदन पहाड़ियां कहाँ हैं? किनारा तट पर हैं। भारत में कहवा का प्रथम पौधा कहाँ लगाया गया था? बाबा बुदन पहाड़ियों में लगाया गया था। ठीक है, चलिए बाकी आप जानते ही हैं, मालाबार तट पर, यहाँ डिटेल में पढ़ी चुके हैं आप। पश्चिमी घाट में यहाँ एक पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी के यहाँ आपको मिलेगा आपको कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ। ये मैं आपको पश्चिमी घाट में विस्तार में पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ मिलेगा आपको क्या? अगस्ता मलाई। यहाँ मिलेगा आपको पालनी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी, नीलगिरी, इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ, पालनी या अगस्ता मलाई की पहाड़ियाँ, ये सब के सब कहाँ हैं? मालाबार तट पर हैं। यहाँ आप आएंगे तो आपको मिलेगा सेवराय, जाबेदी, शेवराय की पहाड़ियाँ, और ये क्या होगा? जाबेदी की पहाड़ियाँ। ये है शेवराय, सेवराय, जाबेदी, ये है पालनी। आंध्र प्रदेश में आप आएंगे तो कुछ इस एरिया में उत्कल तट पर, कुछ यहाँ एक आएंगे तो एक पहाड़ी मिलेगी आपको यहाँ पर, और इस पहाड़ी का नाम होगा राजमहल पहाड़ी। अभी इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे आप, पहले ध्यान से देखिएगा। उत्तरी सरकार तट पर कुछ आप आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको माल्यगिरी पहाड़ियाँ। माल्यागिरी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, माल्यगिरी। यहाँ आपको मिलेगा न्यायगढ़ पहाड़ियाँ, नायगढ़ पहाड़ियाँ। ठीक है, माल्यगिरी और नायगढ़ पहाड़ियाँ। और ये है राजमहल पहाड़ियाँ। अभी राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित हैं। झारखंड, झारखंड में राजमहल नामक सिटी में, झारखंड के साहबगंज और दुमका जिले तक, झारखंड के साहबगंज और दुमका जिले तक विस्तृत हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। और राजमहल पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है पारसनाथ चोटी। कौन सी चोटी? पारसनाथ चोटी। 13-11 मीटर लगभग ऊंचा है ये पारसनाथ चोटी। ये है राजमहल पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये हो गई भारत की क्या? तटीय पहाड़ियाँ। ये भारत की हैं क्या? तटीय पहाड़ियाँ जो तट पर स्थित हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहाड़ियाँ हैं, आप इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ी है बाबा बुदन पहाड़ियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा। और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ कई बार पूछी जा चुके हैं कि हरिश्चंद्र पहाड़ियों के बारे में आप व्याख्या कीजिए, या इनकी जो है इनके बारे में आप विचार कीजिए। आपको विचार करने को 4 कोड दिया रहेगा, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा ये भारत की क्या है? तटीय पहाड़ियाँ। हमने आपको पढ़ाया पहाड़ियों में हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट में जितनी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट में है जितनी पहाड़ियाँ, वो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, वो मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ जो हैं वो, यानी लगभग सारी पहाड़ियाँ मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, अब अगला क्लास हम लोग लेंगे प्लेटू पर, पठार पर। पठार कैसे विस्तृत हैं, तब तक आपके पास अगर एटलस होगा तो इन पहाड़ियों को भरकर आप उन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और प्लेटू नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। पठार, भारत के पठार कैसे कैसे विस्तृत हैं, कैसे हैं, उनका विस्तार कैसे है, कहाँ कहाँ विस्तार है। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। कैरियर के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।